Yes, good morning, all of you. हम लोगों ने जो अभी तक जो रिलेशन टॉपिक पढ़ा था वो 11th क्लास की बुक में कंप्लीट है ना। अभी तक जो हमने करा था वो 11th क्लास तक का था। अब हम 12th वाला पार्ट करेंगे। ठीक है। काउंट वो एक ही में होता है रिलेशन, लेकिन जो बुक में मिलेगा वो 11th क्लास की बुक में मिलेगा, आर डी शर्मा की वॉल्यूम 1 में। ठीक है। आर डी शर्मा की वॉल्यूम 1 में मिलेगा ये। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखो। टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें फर्स्ट लिखो वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन। डेफिनेशन लिखो। लेट कैपिटल ए बी अ सेट। लेट कैपिटल ए बी अ सेट, then then phi is a subset of a cross a, then phi is a subset of a cross a, so it is a relation on a, so it is a relation on capital A, so it is a relation on capital A. This is called void or empty relation. This is called void or empty relation. Void or empty relation. ठीक है। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो, नो एलिमेंट ऑफ ए related to any element. No element of A related to any element. टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो जो टाइप्स मैं बता रहा हूं इसको बहुत बारीकी से समझना। बारीकी से इसलिए समझना क्योंकि सभी टाइप्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस है ना। और माइनर सा डिफरेंस होने के कारण डिफरेंस नहीं समझ में आता कि कौन सा वाला जो सेट हमें दिया हुआ है, रिलेशन दिया है, वो कौन से वाले टाइप को बिलोंग करता है। तो अगर हमें उन रिलेशंस के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, उनकी भाषा अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि उसका मतलब क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है इसका। क्वेश्चन किस तरह से आता है सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम्हें एक रिलेशन गिवन होगा
और तुम्हें ये बताना रहेगा कि ये कौन से टाइप का रिलेशन है। ठीक है ना। रिलेशन दिया होगा, रिलेशन कैसे निकालोगे? अभी तक जो हमने पढ़ा था कि हमें कोई एक सेट दे दिया जाएगा, उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और कोई एक टर्मिनोलॉजी लिखी होगी जिसको पढ़ के हमें यह समझना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि लेस देन वाला हमने केस देखा, लेस देन इक्वल टू वाला देखा, एक फॉर्मूला देख लिया ए इक्वल टू बी स्क्वायर के टर्म में, या फिर 1 + ab > 0। और इस टाइप का कोई भी एक फॉर्मूला गिवन होगा, x² + y² = 25। ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उससे हमें सारे पेयर्स निकालने पड़ेंगे, कॉम्बिनेशंस निकालने पड़ेंगे कि क्या कौन कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वो रिलेशन क्रिएट कर लिया। कई बार ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली रिलेशन के एलिमेंट्स तुमको दे दिए जाए, लिख के दे दिए जाएंगे कि ये रिलेशन है आर और इसके अंदर ये एलिमेंट है, और फिर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा वाले टाइप का रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, वॉइड है, नल है, इक्विवेलेंस है। ऐसे अलग अलग तरह के टाइप्स पूछे जाएंगे। ठीक है। पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा तो सिमेट्रिक है कि नहीं, आइडेंटिटी है कि नहीं, इस टाइप के डिफरेंसेस। मतलब कुल मिलाकर एट द एंड टाइप्स हमें बहुत क्लियर होने चाहिए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस समझ में आना चाहिए। और ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इसकी जो डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, ये एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें एग्जाम के पहले एक दिन पहले पढ़ के जानी ही जानी है, नहीं तो वो चीजें हमारे दिमाग से उतर जाती है, क्योंकि ये चीजें यूज कम होती हैं, इनके पेपर में क्वेश्चन कम मिलते हैं और हम भूल जाते हैं कुछ दिनों में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम किन चीजों को रिवाइज करते हैं, जो क्वेश्चन हमें फ्रीक्वेंटली पेपर में मिलते रहते हैं, जिनका पेपर्स बहुत ज्यादा मिलता है, जिनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके कि क्वेश्चन ही एक आध मिलते हैं पेपर में, हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, और एग्जाम के टाइम पर वो प्रॉपर्टीज या फिर वो डेफिनेशन हमें याद नहीं रहती है। तो नोट डाउन करते चला करो जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो, कि वैसे तो सभी कुछ हमें एग्जाम के एक दो दिन पहले से रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल लिख ही लेना चाहिए कि नहीं, इनको तो रिवाइज करना ही है। तो ये जो डेफिनेशन है इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो अगर डिफरेंस अगर याद नहीं है एक दिन पहले, तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है। जैसे कि मैं भी भूल जाता हूँ, अगर कुछ दिन नहीं पढ़ाया तो भूल जाते डिफरेंस। तो डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद कभी भी बुक खोलोगे सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर क्या बोला गया है, ये जो मेन पॉइंट लिखवा रहा हूं, नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और इसका मैंने जो रिलेशन निकाला वो 5 है, तो ये वॉइड कहलाएगा। 5 मतलब सीधी भाषा में कि इसका कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं ए क्रॉस ए, इटसेल्फ की बात होती है तो ए क्रॉस ए निकलता है। ए क्रॉस ए में 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मतलब कि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है। कोई भी इसका सबसेट आर जो होता है, आर क्या होता है, आर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब कि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स अभी मैंने बताया तुमको 3 × 3 मतलब कि 9 एलिमेंट्स, तो इन 9 में से कोई भी एलिमेंट किन्हीं भी कॉम्बिनेशन में अगर मिल जाए, वो सभी क्या कहलाएंगे, रिलेशन। लेकिन एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है, तो अगर एक भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, 5। और 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड इट इज अ रिलेशन, बट इट इज वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? हाँ, मतलब कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बिलोंग कर रहा है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड रिलेशन। ए क्रॉस ए में तो सब कुछ आएगा, मैं इस सबसेट की बात कर रहा हूं कि ये जो सबसेट है अगर वो 5 है तो मतलब उससे अगर हमने कुछ एलिमेंट्स बना दिए किसी फॉर्मूला को यूज करके, हमने बोला कि x² + y² = 25 बनाना है, और एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए बी के ए 1 2 3 अगर रखने पे क्या कोई एलिमेंट मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं मिल रहा, तो मतलब ये क्या हो गया, वॉइड रिलेशन। इस तरह से क्वेश्चन में मिल सकता है कि आर सच दैट एक्स कॉमा वाई, such that x² + y² = 25 and xy is belongs to capital A. So it is which type of relation?
ठीक है, कुछ भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, कुछ बिलोंग करे कुछ नहीं बिलोंग करे तो क्या हो जाएगा, फिर वॉइड थोड़ा ना रहेगा, कुछ भी नहीं बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, रिलेशन में कुछ भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन। A relation capital R, universal relation. A relation capital R on a set, a relation capital R on a set is called universal relation, is called universal relation if if each element of A related to every element of A. If each element of A related to every element of A. यहां पे कौन सा कीवर्ड है, कीवर्ड है ईच एंड एवरी। हर एक एलिमेंट हर एक के साथ रिलेटेड हो, मतलब कि ए क्रॉस ए खुद, मतलब कि ए क्रॉस ए खुद। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास सेट है 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इसके बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल कौन सा होगा, ए क्रॉस ए वाला, मतलब 1 1 के साथ भी हो, 2 के साथ भी हो, 3 के साथ भी हो, एवरी एलिमेंट रिलेटेड, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, 2 2 2 3, 3 1, 3 2 3 3, है ना, ईच एंड एवरी। वाइड रिलेशन स्मॉलेस्ट हो जाएगा और यूनिवर्सल लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। वाइड रिलेशन कैसा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, और यूनिवर्सल कैसा हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट। एग्जाम्पल एक ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, कुछ भी दिया हो सकता है, और एक हमें रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा वाई सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है, x और y के कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं a में से उठा लूंगा, वो सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल A, है ना, ऐसा रिलेशन दिया है, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x और y का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a में से, वो सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि दोनों का डिफरेंस का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू नहीं लिखा होता तो ये यूनिवर्सल नहीं होता, क्योंकि 1 - 1 इज 0, नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना होता है, अगर ये इक्वल टू नहीं लिखा होता तो क्या हो जाता, तो ये नहीं होता। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि 1 - 1 2 2 इसमें बिलोंग नहीं करता, और अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो अगर इक्वल नहीं लगा है तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा। ए क्रॉस बी के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सेट 2 दिए होंगे तो ए क्रॉस बी, अगर 3 दिए होंगे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर कुछ नहीं दिया तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, ए क्रॉस ए है। ठीक है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक से ज्यादा सेट तुम्हें गिवन होंगे, और उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड अलग अलग सेट को बिलोंग कर सकता है। ठीक है,
क्लियर है? नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ऑफ आई ए से। अ रिलेशन आई ए ऑन ए, रिलेशन आई ए, है ना, इस कैपिटल आई और सबस्क्रिप्ट में ए, मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, ऑन ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ every element of A, if every element of A related to itself only, related to itself only। अब यहां पर जो कीवर्ड है वो है ओनली। जो मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं वही डिफरेंस क्रिएट करेगा अलग अलग टाइप के रिलेशंस में। ठीक है ना, ये जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं इसको समझते चलना, ये कीवर्ड्स है तुम्हारे लिए। तो यहां पर क्या बोल दिया है, ओनली। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो खुद से बिलोंग कर रहे हैं, इटसेल्फ। आइडेंटिटी मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए और उसके अंदर के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो इससे एक रिलेशन ऐसा बन सकता है 1,1 1,2 2,3 2,2। ठीक है, एक रिलेशन ऐसा बन सकता है, बल्कि इसके कीवर्ड में एवरी भी लगा देना, है ना, एवरी, एवरी और ओनली दोनों। 1,1 2,2, ठीक है। फिर एक रिलेशन ऐसा भी बन सकता है 1,1 2,2 3,3 3,1। एक रिलेशन ऐसा भी बन सकता है 1,1 2,2 3,3। अब पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन सा वाला रिलेशन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सिर्फ R4 आइडेंटिटी है, बाकी इन तीनों में से कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? पहला वाला दो कारण से नहीं है। पहली बात तो इसके अंदर 3x3 बिलोंग नहीं कर रहा, पहला कारण इसका यह है कि इसमें 3x3 बिलोंग नहीं कर रहा है। और इसका दूसरा कारण यह है कि इसके अंदर 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है। 1,2 भी बिलोंग कर रहा है और 2,3 भी बिलोंग कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर बोला है ओनली। सिर्फ और सिर्फ जो खुद से मैप है बस वही होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। और एवरी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि 1 के साथ 1 की ही मैपिंग होनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। 2 की मैपिंग 2 के ही साथ होनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। लिखना बाद में, पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है ना, लिखने का टाइम मैं अलग से दूंगा, जब मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनो। 1 की मैपिंग सिर्फ 1 के साथ होगी, इटसेल्फ ओनली। ठीक है, खुद के साथ ही होगी, इसके अलावा किसी के साथ नहीं होगी। तो इटसेल्फ ओनली का मतलब 1 सिर्फ 1 के साथ ही रिलेटेड होगा और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा। 2 सिर्फ 2 के साथ ही रिलेटेड होगा और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा। 3 3 के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए यहां पर देखो 1 1 के साथ भी और 2 के साथ भी रिलेटेड है, 2 3 के साथ भी रिलेटेड है और 2 के साथ भी रिलेटेड है। आइडेंटिटी में सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए और नहीं किसी से। इसलिए यहां पर ये पहली बात इटसेल्फ ओनली वाली कंडीशन को फॉल्स कर रहा है। दूसरा वाला इटसेल्फ ओनली तो है, लेकिन एवरी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। एवरी वाली मतलब इसमें यहां पर 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा है, जो कि करना चाहिए था। एवरी एलिमेंट, एवरी भी होना चाहिए और इटसेल्फ ओनली भी होना चाहिए, इसलिए ये सेकंड वाला होल्ड नहीं कर रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ईच एंड एवरी तो कर रहा है ना, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ तो कर रहा है, लेकिन ओनली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है ना, 3 3 से भी रिलेटेड है और
वन से भी रिलेटेड है, तो एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से तो है, लेकिन ओनली को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर ये प्रॉब्लम है कि 3,1 बिलोंग कर रहा है आर में, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये प्रॉब्लम है इसमें, खुद से भी कर रहा है और एवरी भी है, इटसेल्फ ओनली भी है और एवरी एलिमेंट भी है, इसलिए ये आइडेंटिटी है। आई बात समझ में? अब लिखो। ठीक है, आई बात समझ में? डिफरेंस को बहुत ध्यान से समझ के लिखना, डिफरेंस पे ही सब कुछ है। इटसेल्फ ओनली और एवरी दोनों। ठीक है, डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, अ रिलेशन आई ए ऑन अ ए इज आइडेंटिटी, है ना, इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए in a relation related to itself only, if every element of a related to, है ना, related to itself only। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। a relation a sorry, a relation r, a relation r on a set a is said to be reflexive, is said to be reflexive if every element of a related to itself। अब समझ में आया मैंने क्यों पॉइंट हाईलाइट किया? जो आइडेंटिटी रिलेशन में लिखा है वही इसमें लिखा है। अब स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? ओनली का है। डिफरेंस क्या है? ओनली का है। मतलब अब अगर यही रिलेशन अगर मैं रहने दूं और इसमें से पूछूं कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है ना, यही कौन सा हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। डेफिनेशन चेंज हो गई, ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिर्फ लास्ट का क्या हो गया? ओनली हट गया। सिर्फ लास्ट का ओनली हट गया और ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया। ठीक है, हाँ वो उसको चेंज कर लेना, ठीक है ना। अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में ओनली हट गया, ठीक है। तो अब अगर ये देखें कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि एवरी यहां पर कीवर्ड है, एवरी यहां पर कीवर्ड है। तो यहां पर 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है रिफ्लेक्सिव ना होने का, कि ये एवरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कि इसके अंदर 3,3 नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें भी एक ही कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है कि 3,3 नहीं बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिर्फ हमें ये देखना है कि खुद से मैप है कि नहीं, ओनली वाली कंडीशन नहीं है। मतलब 3,1 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। और ये
रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी है। तो इससे एक समझ में आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट every reflexive relation may not be an identity relation. ठीक है ना। R2 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एवरी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। इसका रीजन ये है और इसका भी रीजन यही है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए इटसेल्फ से, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तीन एलिमेंट है। तो 1,1, 2,2 और 3,3 तो होना ही चाहिए। तो इसमें 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1,1 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है। ये इसलिए रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी में फर्क पड़ता है, रिफ्लेक्सिव में फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला तो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन अगर मोर एक्यूरेटली बोला जाएगा तो आइडेंटिटी बोला जाएगा। मोर एक्यूरेटली क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि इससे तुम्हें और क्लियर विजन मिलता है कि इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स लिखो। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि उसके अंदर तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 जो एलिमेंट्स होंगे वो सब उसके अंदर बिलोंग करेंगे, और एक्स्ट्रा कोई भी हो तो बिलोंग करे चाहे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा यूनिवर्सल सेट। वॉइड सेट भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड करना चाहिए, उसमें तो एक भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा। तो वॉइड सेट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिव होगा, वॉइड सेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लिखो। अ रिलेशन आर ऑन कैपिटल एन, a relation R on capital N defined by x comma y belongs to capital R, x comma y belongs to capital R, both side implication, x is greater than equals to y, x is greater than equals to y। बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। हम्म, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 ऐसे सारे नंबर्स अप टू इंफिनिटी। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो 1 जो है वो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है। तो ये क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इटसेल्फ पे बिलोंग करेंगे, इसके अलावा कोई करे तो नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी ट्रू है कंडीशन, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैरामीटर हो गया। तो अब अगर मैं आइडेंटिटी पूछूं तो आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अगर इक्वल टू नहीं लिखा होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता।
क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखो। लेट कैपिटल एल बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। लेट कैपिटल एल बी अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में सारी लाइंस हैं, ठीक है। देन द रिलेशन आर ऑन एल, देन रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड बाय L1 comma L2 belongs to capital R, both side implication L1 parallel to L2। कैसा रिलेशन होगा बताओ? सेट ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस है, ठीक है, उसमें से उन्हीं लाइन को लिया जा रहा है जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक लाइन L1 ये है, दूसरी लाइन L2 ये है, तीसरी लाइन L3 ये है, तीन लाइंस का अगर मान लो मैं सेट बोलूं, तो L1 खुद से कॉन्ग्रेंट भी है, सॉरी कोइंसिडेंट भी है, और कोइंसिडेंट लाइंस एक खुद के क्या होती है, पैरेलल भी होती है, जिसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब कि L1 कॉमा L1 भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। L2 कॉमा L2 भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। L3 कॉमा L3 भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। L1 कॉमा L2 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि L1 L2 क्या है, पैरेलल है। L1 कॉमा L3 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि वो दोनों भी क्या है, पैरेलल है। L1 सॉरी L2 L3 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि वो भी क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ है। आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि ओनली नहीं है, क्योंकि L1 L2 के साथ भी हो सकता है, L2 L3 के साथ भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है L1 L2 बिलोंग्स टू, है ना। अब L2 L3 कितनी भी लाइंस हो सकती है, सेट बोल दिया है मतलब कितनी भी लाइन। ये तो सिर्फ डेफिनेशन में लिखा है L1 L2, ऐसा नहीं है कि इसमें L1 L2 ही लाइन है, L3 नहीं है। वो तो डिफाइन करने के लिए तो दो ही एलिमेंट लेंगे ना, और दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों का अलग अलग नाम लेना पड़ेगा, इसलिए L1 L2 लिखा है। वो डेफिनेशन में L1 L2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेट में सिर्फ दो ही लाइन है। समझ में आया? तो ये इससे कंक्लूजन मत निकालना कि उसके अंदर तीन लाइन है या दो लाइन है, कितनी भी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस, कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है उसके अंदर, सेट के अंदर। नेक्स्ट टाइप लिखो, सिमेट्रिक रिलेशन। परपेंडिकुलर लाइंस रिफ्लेक्सिव होंगी कि नहीं होंगी? ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? हमारी डेफिनेशन क्या होती है, इटसेल्फ L1 रिलेटेड टू L1 रिलेटेड टू L1, L1 रिलेटेड L2 तो होगा, ये तो बिलोंग करेगा R में, क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मगर L1 कॉमा L1 बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। L1 खुद के परपेंडिकुलर है क्या, है ना। आएगा समझ में? तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। आएगा समझ में? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि L1 कॉमा L1 बिलोंग नहीं करेगा R में, क्योंकि L1 खुद के परपेंडिकुलर नहीं है, वो खुद के पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर है? क्या बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कहां, तुम अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जा रहे हो। बाइसेक्टर कहां लिखा, और बाइसेक्टर होगा क्यों? लाइंस परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर हो ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। हाँ हाँ,
तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। हम्म। हाँ, लेकिन अभी हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कहाँ है इसमें? जनरल नॉलेज अभी अपने पास रखो, अभी अभी उस नॉलेज की अपनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? L1 L2 जो है, ये सॉरी परपेंडिकुलर लाइन का जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is said to be reflexive. A relation R on a set A is said to be reflexive if and only if and only if A comma B belongs to capital R, A comma B belongs to capital R. This implies that B comma A belongs to R. ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि A is related to B. This implies that B is related to A. दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं इसको, बातें नहीं पीछे, दोनों में से किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ये जो इंप्लाइज वाला कंडीशन होती है ना, इसको हमेशा याद रखो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बात ही खत्म, ठीक है ना? ये जब इंप्लाइज वाली जो कंडीशन होती है उसमें हम क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ही नहीं हुआ तो हम आगे की बात ही नहीं सोचते, और तब भी वो कंडीशन को फिर हम सेटिस्फाइड मानते हैं, तब भी हम क्या बोलते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई कब नहीं है? सेटिस्फाई तब नहीं है, ये तो है लेकिन ये नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई होगी समझ में, ठीक है ना? दो अलग अलग बातें बोली है मैंने। एक क्या बोली? एक बात ये बोली कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। ये अगर है और ये नहीं है ऑब्वियसली तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये बात तो सबको समझ में आती है ना? ये बात सबको समझ में आती है। दूसरी बात जो मैंने बोली वो समझ में नहीं आती, अगर ये नहीं है तो इसके बारे में फिर सोचना ही नहीं है, तब भी कंडीशन तो होल्ड है। अगर ये नहीं है तो भी कंडीशन होल्ड है, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, और अगर दोनों ही नहीं है तो भी तो कंडीशन ट्रू है ना? आई बात समझ में? आई ना? नहीं आई, अभी भी नहीं आई है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने सेट लिया ए और उसके अंदर एलिमेंट लिए 1, 2, 3, और एक मैंने रिलेशन लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1, 2। अब अगर 1, 2 आ गया है तो 2, 1 भी आना चाहिए, लेकिन अगर 3, 1 नहीं आया तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि 1, 3 आएगा कि नहीं आएगा। जो आया ही नहीं है उसके रेसिप्रोकल के बारे में सोचना ही नहीं है, और उस केस में भी फिर ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि फाई है तो फाई भी रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, क्योंकि जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो भी तो कंडीशन ट्रू है। सिर्फ जब फॉल्स हो तब ये सिमेट्रिक नहीं है, जब ये फॉल्स हो तब ये सिमेट्रिक नहीं है। कि 1, 2, 2, 1 है, 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है। अगर 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक है ना? सिमेट्रिक की डेफिनेशन बस इतनी है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ a comma b belongs to r, this implies that b comma a belongs to r। क्या हुआ? फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा, कुछ एलिमेंट ही नहीं बिलोंग कर रहा तो हमने कुछ रिलेटेड लिखा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव तो पहले ही हम लोग देख चुके थे ना। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखा था हमने? एवरी।
यहां पर कहीं पर एवरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुश हो जाओ। L1 परपेंडिकुलर टू L2 के केस में अब ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर L1 और L2 बिलोंग कर रहे हैं R में, इसका मतलब यह है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब यह है कि फिर L2 भी किसके परपेंडिकुलर होगा? L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। पैरेलल लाइन के केस में, पैरेलल लाइन के केस में भी होगा। L1 अगर पैरेलल है, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल होगा L1 के। तो पैरेलल के केस में और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में, दोनों के में सिमेट्रिक रिलेशन होल्ड करेगा। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। ये मत सोचना कि सर अगर L1 L2 परपेंडिकुलर नहीं हुए तो। मैंने क्या कहा? अगर होगा तो हम सोचेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम सोचेंगे ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए यहां पर मैंने पहले ही बोल दिया, अगर, अगर मगर। ठीक है? अगर ऐसा होगा तो ही हम सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तो ही हम आगे की बात सोचेंगे। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम सोचेंगे ही नहीं, और अगर सोचेंगे ही नहीं तो इसको सही मानेंगे, क्योंकि ये गलत नहीं प्रूफ हो पाया, क्योंकि ये गलत नहीं प्रूफ हो पाया। अगर गलत प्रूफ कर सकते हैं तो ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे तो सिमेट्रिक नहीं होने, नहीं होना गलत होगा। हमने ऐसा बोल दिया कि ये गलत है तो वो गलत होगा। ठीक है ना? अगर किसी को गलत साबित करना है तो उसका सबूत देना पड़ेगा, तो ये सबूत है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो बोल दो कि ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर नहीं है सबूत तो फिर वो सिमेट्रिक है। जब तक साबित नहीं हो जाए तब तक सिमेट्रिक है। ठीक है? आइडेंटिटी के केस में, परपेंडिकुलर के केस में नहीं होगा, पैरेलल के केस में तो होगा। नहीं, पैरेलल के केस में भी नहीं होगा, क्योंकि L1 L2 से भी तो हो सकता है ना। ओनली वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगी। आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज सिमेट्रिक, क्योंकि 1,1 उसमें है और उसका रेसिप्रोकल भी 1,1 भी उसमें है। एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई रिलेशन, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, और एक रिलेशन दिया हुआ है 1,1 2,2 और 3,3, तो ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है? आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है ना? आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेट कर रहा है इटसेल्फ से, और रिफ्लेक्सिव भी है कि अगर 1,1 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा 1,1 भी है, 2,2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा 2,2 भी है, 3,3 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा 3,3 भी है। बिल्कुल हो जाएगा, पैरेलल में ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले वाले एग्जाम्पल में कि यहां पर 1,3 है या 3,1 है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1,3 है या 3,1 है, अगर दोनों में से एक एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं होगा। तुम ये सोचो कि अरे 1,3 लिखा है इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। 3,1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है फिर 1,3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है कि उनके एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो, और फिर वो सेट उसके अंदर है कि नहीं, वो एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं, उस सेट के अंदर। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। एक सेट हमें दिया हुआ है जिसके अंदर के एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है? एक सेट ए हमें दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं। ठीक है? एक R1 रिलेशन है जिसके अंदर के एलिमेंट है 1,3 1,4 3,1 2,2 4,1। ठीक है? पता करो सारी चीजें। R2 एक रिलेशन है
जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 3 1। R3 एक रिलेशन है। चलो R1 R2 ही है बस। करो इसको, बताओ क्या हो क्या। हम्म। फर्स्ट वाला जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 1 1 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, और बाकी सारे एलिमेंट्स भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी क्या चाहिए? 1 1 3 3 4 4 चाहिए, जो कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? 1 3 है और उसका उल्टा 3 1 है। 1 4 है, उसका उल्टा 4 1 है। 2 2 है और उसका उल्टा 2 2 है। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करना है हमें, है ना। R2 के लिए अगर देखें, R2 जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 3 1 है। लेकिन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उसके अंदर, नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर 4 4 नहीं है। ठीक है ना, एवरी एलिमेंट होना चाहिए, तो 4 4 नहीं है। और सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 1 3 3 1 तो है, 1 3 नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, ये वाला सिमेट्रिक कैसे है कि 1 3 भी है और इसके अंदर 3 1 भी है। 1 3 का उल्टा 3 1 इसके अंदर है। 1 4 का उल्टा 4 1 है। 2 2 का उल्टा 2 2 है। इसलिए ये सिमेट्रिक है। इसके अंदर 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, लेकिन 3 1 का उल्टा 1 3 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, जरूरी थोड़ा ना कि हर रिलेशन रिलेशन हो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। ए सिमेट्रिक, और इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर अगर आर इनवर्स के इक्वल है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर आर इक्वल टू आर इनवर्स होगा तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए और वो उसी के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक होगा ही होगा। क्योंकि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों बिलोंग कर रहा होगा, तभी ऐसा होगा कि उसका इनवर्स निकालने पर भी सेम वही सेट बन जाए। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उस रिलेशन का क्या निकाल दो? इनवर्स निकाल दो। और अगर फिर से वही रिलेशन बन जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर मैंने ये कहा है कि पहला वाला रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, तो इसका आर इनवर्स निकाल दो। इसका आर इनवर्स निकाल दो, क्या हो जाएगा? इसमें 3 1 आ जाएगा, इसमें 4 1 आ जाएगा, इसमें 1 3 आ जाएगा, इसमें 2 2 आ जाएगा, इसमें 1 4 आ जाएगा। देखो सारे एलिमेंट्स मैच कर गए। इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें 4 1 है, इसमें भी 4 1 है। 1 4 1 4 2 2 2 2, सारे एलिमेंट्स मैच कर गए, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? R2, R2 वॉइड क्यों होगा? R2 के अंदर एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ना। कंडीशन तो है ही नहीं यहां पर हमारे पास। वॉइड सिर्फ तब होगा जब फाई रिलेशन होगा। ठीक है, कंडीशन तो दी नहीं है ना, तो हमें डायरेक्ट रिलेशन के एलिमेंट्स हमें दे दिए हैं। नेक्स्ट लिखो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट लिखो ट्रांजिटिव। a set A be a let A be a set let A be a set
let A be a set, a relation R on a relation R on A is said to be transitive, is said to be transitive if and only if, is said to be transitive if and only if A comma B related to R belongs to R and B comma C belongs to R. This implies that A comma C belongs to R. अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए. अगर A रिलेट कर रहा है B से एंड B भी रिलेट कर रहा है C से, तो A रिलेट करना चाहिए C से. इसका मतलब ध्यान से सुनो, अभी लिखना मत, ध्यान से सुनो पहले. A रिलेटेड है B से, A रिलेटेड है B से, और साथ ही साथ B का रिलेशन C से भी है, तब A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव है. अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से नहीं है, तो ये वाली कंडीशन अगर वाली होल्ड हुई क्या? नहीं हुई. और अगर नहीं हुई तो इसके बारे में सोचना है क्या? नहीं सोचना है. और अगर नहीं सोचना है तो वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि तुम उसको गलत नहीं साबित कर पाए. गलत तो तुम तब साबित करते कि ए बी भी बिलोंग करता, बी सी भी बिलोंग करता, लेकिन ए सी उसके अंदर नहीं मिलता, तो तुम उसको गलत साबित कर पाते. ए बी मिल गया और बी सी ही नहीं मिला, तो फिर तुम्हारी अगर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई. अब अगर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो उसको गलत कैसे साबित करोगे? पहले ये कंडीशन तो ट्रू करो, और अगर तुम गलत साबित नहीं कर पाए, मतलब कि वो क्या है? सही है, ट्रांजिटिव है. ठीक है ना? डेफिनेशन तो समझ लेते हैं, लेकिन उसमें जो हिडन पॉइंट है वो नहीं समझ पाते. ठीक है ना? वो चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, उसको समझना है हमें. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रही है तो भी वो ट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिव सिर्फ कब नहीं है कि ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है, लेकिन इंप्लीकेशन वाली ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है. आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 1,2 बिलोंग कर रहा है एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो फिर 1,3 को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में, तो वो ट्रांजिटिव होगा. अगर 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में तो भी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2,3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा. या फिर 1,2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा. मतलब अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है. दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं और फिर भी ना कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो गलत है, नहीं तो हर केस में वो सही है. आई बात समझ में? एक बार और बताऊं, इतना अच्छा लगा. 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरू हो रहा है. अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर 1,3 वाला बिलोंग करना चाहिए, तब तो ये ट्रांजिटिव है. अगर 1,2 भी है, 2,3 भी है, लेकिन 1,3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. इतनी बात तो क्लियर हो गई. ठीक है? हिडन पॉइंट क्या है? हिडन पॉइंट ये है कि अगर पहली ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तब भी वो सही है, तब भी वो सही है, क्योंकि हमारे पास अगर 1,2 है और 2,3 होता तब हम आगे की बात सोचते. 1,2 तो मेरे पास है और 2,3 है ही नहीं, तो फिर मैं 1,3 के बारे में सोचूंगा ही नहीं. और इसलिए अगर मैं 1,3 के बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं उसको गलत साबित नहीं कर सकता, और अगर गलत साबित नहीं कर सकता तो वो क्या है? सही है. उसी तरह से अगर 2 यहां पर बिलोंग कर रहा है मान लो, है ना, अगर मान लो 2,3 है, ठीक है, लेकिन 3 से रिलेटेड कोई सा भी नहीं है, ठीक है, या फिर 1,2 टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, तब भी हम इसको गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके बारे में सोचने के लिए कुछ है ही नहीं. 1,3 के बारे में सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम उसको गलत ही साबित कर सकते हैं, और गलत नहीं साबित कर सकते तो वो ट्रू है. ठीक है? गलत सिर्फ एक ही कंडीशन पर है
कि ये दोनों मिल जाए और ये ना मिले, सिर्फ तभी गलत है। गलत सिर्फ कब है? जब ये दोनों तो मिल जाएं लेकिन वो ना मिले, सिर्फ उसी केस में गलत है, नहीं तो फिर सही है। ठीक है। हाँ, देख लेते हैं। इसमें कौन सा R2 वाला? हाँ, R2 वाला अगर मैं देखूं तो 1 1 के साथ है, और एंड वाले को देखते, देखो 3 3 के साथ है और 3 1 के साथ है और 3 1 के साथ है, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव है। 3 1 के साथ है, 1 1 के साथ है, तो 3 1 के साथ भी है। ठीक है ना, सब तरह से देखना पड़ेगा ट्रांजिटिव। सारे इंप्लीकेशन पहचानना बहुत आसान है, ट्रांजिटिव में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये पॉइंट लिख लो, ट्रांजिटिव को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे के सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं। ट्रांजिटिव में बहुत ध्यान से देखना। तुमने ये तो देख लिया कि 3 3 के साथ है, 3 1 के साथ है और 3 1 के साथ इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 3 1 के साथ है और 1 3 1 के साथ है, इसका मतलब 3 1 के साथ भी इसके अंदर होना चाहिए, जो कि है। अगर यहां पर 1 1 नहीं होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी केस बताऊंगा मैं जहां पर ट्रांजिटिव हमें लगता है कि है लेकिन वो नहीं होता है, और इसके लिए मैं एक अलग से एक एल्गोरिदम भी बता दूंगा, वॉर्शल्स एल्गोरिदम। ठीक है, जो इसमें किताबों में नहीं है, लेकिन एक वॉर्शल्स एल्गोरिदम है जिससे कि थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली एग्जैक्टली कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशियंट है जानना। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी और करते हैं ट्रांजिटिव के। नोट कर लो, फिर ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल बताता हूं एक दो। आइडेंटिटी, यूनिवर्सल सेट, ये सब क्या होंगे? ट्रांजिटिव होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट भी ट्रांजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि हरे 1 1 2 2 3 3 सारे रिलेट कर ही रहे हैं, और यूनिवर्सल सेट में सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो भी क्या होंगे? ट्रांजिटिव होंगे ही होंगे, बिना सोचे हम बता सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल जो होते हैं वो सब एक क्रॉस एक के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल वाला और आइडेंटिटी वाला हमेशा ट्रांजिटिव होगा ही होगा। वॉइड भी होगा, वॉइड वाला भी होगा ट्रांजिटिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव वाला ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव वाला ट्रांजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, वो कंडीशन देख के ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। कुछ स्टूडेंट एकदम पीछे चलते हैं, कुछ स्टूडेंट एकदम आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट पिछले वाले टॉपिक को बोलते हैं कि फिर से बता दो, और कुछ बोलते हैं कि अरे वो सर आगे जो आने वाला है उसका बारे में क्या करना है ना। जब मैं आइडेंटिटी पढ़ाता हूँ सिमेट्रिक भी तो होता है, सिमेट्रिक पढ़ाता हूँ तो इक्विवेलेंस भी तो होता है ना। और कुछ सर वो पहले का वो वाइड एक बार फिर से क्लियर नहीं हुआ, अब बताओ मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं, है ना। उसका एक ही सॉल्यूशन है, चलते रहो। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जिसको आगे वाला देखना है वो फॉरवर्ड करके देख लेगा बाद में, जिसको पीछे वाला देखना है वो रिवर्स करके देख लेगा, है ना। ये ऑनलाइन वाले अपना समझ जाना कि मैं इग्नोर कर रहा हूं तुम्हारे मैसेजेस को, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम लोग के पास ऑप्शन है, आगे जिसको देखना होगा वो आगे फॉरवर्ड करके देख लेना वीडियो अपलोड होने के बाद, और जिसको पीछे वाला देखना है वो रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई, बताओ ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? एक्स डिवाइड्स वाई ट्रांजिटिव होगा या नहीं? एक्स डिवाइड्स वाई। क्या? न- अरे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे होंगे। ठीक है, यहाँ पर हाँ, इसमें सेट कौन से में बिलोंग करेगा वो मैं बता देता हूँ, नेचुरल नंबर्स में, है ना। लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास बहुत होंगे। एक्स और वाई तो हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि हम वहां पर सिर्फ दो ही को शो कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी सेट हमें गिवन होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हमें बताना है कि x डिवाइड्स y जो है वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, बताओ। ठीक है, अगर मैं देखूं कि x डिवाइड कर रहा है y को, ठीक है, तो इसका मतलब कि y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि y जो है वो मल्टीपल होगा किसका, x का। ठीक है, तो उसके बाद x y के बाद z को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो y, इसके बाद अगर मैं आगे की कहानी देखूं तो मैं ऐसा सोचूंगा y डिवाइड कर रहा है z को। पहले तो मैं इसको ट्रू मानूंगा अगर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि z जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, y से। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या x डिवाइड्स z होगा क्या। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि अगर ये y जो है वो x से डिविजिबल है, मतलब y इज अ मल्टीपल ऑफ x, y इज अ मल्टीपल ऑफ x, y इज अ y इज अ मल्टीपल ऑफ x। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर y x से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x, मतलब x में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो क्या बन जाएगा, y के बराबर बन जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये सही है, मतलब ट्रांजिटिव है ना। एग्जाम्पल लेकर समझ लो, जैसे कि मान लो 16, टू, टू ले लो, टू डिवाइड्स फोर, फोर डिवाइड्स एट, देन चेक करना है टू डिवाइड्स एट। ठीक है, यस, इट इज ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी होगा, खुद को खुद से डिवाइड कर ही जाएगा ना वो। हाँ, रिफ्लेक्सिव में, हाँ रिफ्लेक्सिव कर जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स ही वही आएगा जो डिवाइड कर रहा होगा, और उसका रिवर्स के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा, वन वन खुद को डिवाइड करता है कि नहीं। हाँ, आइडेंटिटी में एलिमेंट अलग आते हैं, ओनली किस लिए लिखवाया था, क्यों नहीं होगा आइडेंटिटी। हाँ, टू फोर आएगा ही नहीं ना, आइडेंटिटी में टू टू ही आएगा, थ्री थ्री ही आएगा, फोर फोर ही आएगा। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, अभी मैं दूसरे की बात क्यों करूंगा। किसमें, आइडेंटिटी में बात कर रहे हो या रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हो। आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आइडेंटिटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मुझे पहले ये बताओ। आइडेंटिटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वन कॉमा वन आएगा, टू कॉमा टू आएगा, थ्री कॉमा थ्री आएगा, फोर कॉमा फोर आएगा, यही आएगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट आएंगे क्या, ये बताओ मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रांजिटिव के लिए है, ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए है ना। स्टेटमेंट हमारा सिर्फ ये है, स्टेटमेंट हमारा सिर्फ इतना है, एक्स डिवाइड्स वाई, बाकी के स्टेटमेंट तो हमने ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग लिखे हैं। स्टेटमेंट सिर्फ हमारा एक है, एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, स्टेटमेंट सिर्फ हमारा एक है, एक्स डिवाइड्स वाई, बाकी के स्टेटमेंट तो मैंने उसको देखकर फॉर्म किए ट्रांजिटिविटी के लिए, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में बोलता है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, उसके लिए मैंने वो सारे स्टेटमेंट लिखे हैं। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, और इसका मतलब वन वन को डिवाइड करेगा, टू टू को डिवाइड करेगा, सारे एलिमेंट्स खुद को डिवाइड करेंगे, इसलिए जो है वो आइडेंटिटी भी हमारा जो ये एक्स डिवाइड्स वाई है वो आइडेंटिटी भी होगा। ठीक है, टू कॉमा,
लेकिन वो आइडेंटिटी में तो नहीं है ना अभी। आइडेंटिटी में होगा कि नहीं होगा 2,4? नहीं होगा। जो एलिमेंट नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या देख रहा हूं कि आइडेंटिटी जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये वाला जो है उससे आइडेंटिटी नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने गलत डायरेक्शन में चला गया था। ठीक है, ठीक है। मैं आइडेंटिटी को ये कंडीशन प्रूफ कर रहा था, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इससे पहले सेट बनाएंगे और उससे देखेंगे कि आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ठीक है, ठीक है। माय मिस्टेक। क्लियर है? चलो, गुड। मतलब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखो। ऑन अ सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। इसी का एक और एग्जांपल दे रहा हूं। इन अ सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, बताना है तुम्हें कि कौन सा वो रिलेशन है कि नहीं। x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, x लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। ट्रांजिटिव है ना। कि अगर x छोटा है y से एंड y अगर छोटा है z से, तो ऑब्वियस सी बात है कि x भी छोटा होगा किससे? z से। तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, बाकी के बारे में सोच सकते हो। आइडेंटिटी आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, बाकी के बारे में सोचो। सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, है ना। ठीक है। क्या इक्वल्स होता तो हाँ, कुछ पॉइंट्स आ जाते उसमें और रिफ्लेक्सिव आ जाता। एक और एग्जांपल लिखो। अगर पैरेलल लाइंस है तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। बिल्कुल होता है ट्रांजिटिव, है ना। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। अगर L1 पैरेलल है किसके? L2 के। एंड L2 अगर पैरेलल है किसके? L3 के। तो इसका मतलब यह है कि L1 L3 के पैरेलल होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। परपेंडिकुलर के लिए नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें एंड वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन अगली वाली सेटिस्फाई करे नहीं करे कह नहीं सकते, है ना, क्योंकि पैरेलल चली जाएगी वो। नेक्स्ट लिखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be antisymmetric a relation R on a set A is said to be antisymmetric if and only if and only if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. This implies that A is equals to B. अगर ए बी और बी ए दोनों अगर रिलेशन में है तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो, नहीं तो नहीं होना चाहिए।
तो इसको मैं ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तब भी क्या होगा, ये एंटीसिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर अगर वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम उसके आगे के बारे में सोचना ही नहीं है, और अगर आगे के बारे में गलत नहीं साबित कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स लिख लेना, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर ए बी और बी ए है तो वो सिर्फ तभी होगा जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक रिलेशन दिया हुआ है तुम्हें, सेट ऑफ एलिमेंट्स पहले मैं ले लेता हूं 1 2 3। हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और इसके अंदर मान लो 1 1 है, 1 2 है, ठीक है, और 2 1 है। तो क्या हो गया, ये एंटीसिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए तो है, लेकिन क्या 1 = 2 होगा? नहीं होगा, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए है तो सिर्फ तभी होना चाहिए जब दोनों बराबर हो। उसने घुमा फिरा के क्या बोला? उसने घुमा फिरा के ये बोला है कि 1 1 2 2 3 3 तो हो सकते हैं, लेकिन 1 1 अगर है तो 2 1 उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए। समझे ना, नहीं होना चाहिए। अगर 1 4 है तो 4 1 नहीं होना चाहिए, और अगर है तो सिर्फ तभी हो जब दोनों बराबर हों। मतलब कि इस कंडीशन को अगर मैं देखूं तो इस केस में ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा ए भी है, तो वो सिर्फ तभी होगा जब दोनों सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर उसका रिवर्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों आइडेंटिटी के केस में होगा? आइडेंटिटी, अगर मान लो ये मैंने एक रिलेशन बना दिया आर, और 1 1 है, 2 2 है, तो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है ना, इट इज एन एंटीसिमेट्रिक बट नॉट आइडेंटिटी ओनली। भूल गए? वो जो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं उसमें लाखों रुपए की बात छुपी हुई है। कैसे लाखों रुपए की बात छुपी हुई है? कि यही पॉइंट तुम्हारे जो है वो मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, कॉलेज चेंज हो जाएगा, कॉलेज चेंज हो जाएगा, पैकेज चेंज हो जाएगा। लाखों रुपए की बात हो गई ना। एंटीसिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, सोचो। नहीं। ठीक है, लिखो, आइडेंटिटी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा। आइडेंटिटी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा, लेकिन एंटीसिमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक होगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर 1 2 भी होगा और 2 1 भी होगा। 1 2 तो होना चाहिए, लेकिन 2 1 नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक होगा, लेकिन यूनिवर्सल वाला एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, एक्स डिवाइड्स वाई ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक्स कॉमा वाई ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं? ध्यान से सोच के बताना है ना। एक्स डिवाइड्स वाई जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे एंटीसिमेट्रिक होगा या नहीं?
टू जो है फोर को डिवाइड करेगा, लेकिन फोर टू को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये बात ठीक है। टू टू को डिवाइड करेगा, फोर फोर को डिवाइड करेगा, सही है, मतलब एंटीसिमेट्रिक हो गया ना। अगर वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री बिलोंग कर रहा है, वन कॉमा टू बिलोंग कर रहा है लेकिन टू कॉमा वन बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वन जो है वो डिवाइड कर सकता है वन को, ठीक है। टू डिवाइड कर सकता है टू को, ठीक है। टू डिवाइड कर सकता है, सॉरी फोर से डिवाइड हो सकता है टू, ठीक है। लेकिन क्या टू से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब वो सेट के अंदर नहीं आएगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना, कि टू कॉमा फोर तो है लेकिन फोर कॉमा टू नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक को होल्ड कर रहा है। तो इट इज एन एंटीसिमेट्रिक ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। व्हाट अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स? वन डिवाइड कर जाएगा माइनस वन को भी, और माइनस वन डिवाइड कर जाएगा वन को भी। क्या वन और माइनस वन बराबर हैं? नहीं है, इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। देखो सेट हमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे रिलेशन में, इसके रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वन कॉमा वन आ सकता है, टू कॉमा टू आ सकता है, थ्री कॉमा थ्री आ सकता है, टू कॉमा फोर आ सकता है, लेकिन फोर कॉमा टू नहीं आएगा। और हम वही तो कह रहे थे, हम वही तो कह रहे थे कि अगर वन कॉमा टू कॉमा फोर आ जाए तो फोर कॉमा टू नहीं आना चाहिए। तो फोर, टू जो है फोर को तो डिवाइड कर सकता है लेकिन फोर टू को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। सिक्स टू से डिविजिबल है लेकिन टू सिक्स से डिविजिबल नहीं है। और अगर वो दोनों डिवाइड हो जाते तो वो सिर्फ तभी होंगे जब दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट इज एंटीसिमेट्रिक। बट ऑन इंटीजर्स, नेगेटिव के केस में माइनस टू टू को डिवाइड कर जाएगा और टू भी माइनस टू को डिवाइड कर देगा, लेकिन टू और माइनस टू इक्वल नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंस समझ पा रहे हो? ठीक है ना, उसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेस देन इक्वल टू में बताओ, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई के लिए बताओ। एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही ले लो। पहले कोशिश करो नहीं साबित करने की, और उसको अगर प्रूफ करने में नहीं कर पाते हो तो फिर वो सही होगा, है ना। अगर मैं एलिमेंट्स देखूं, वन लेस देन इक्वल टू टू, मतलब वन कॉमा टू इसके अंदर होगा, लेकिन टू कॉमा वन इसके अंदर नहीं होगा, टू कॉमा वन इसके अंदर नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब क्या हो जाए, इक्वल हो, ठीक है ना। मतलब अगर सेम नंबर्स है तो उसके अंदर बिलोंग करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर हैं तो ए कॉमा बी तो हो सकता है लेकिन उसका रिवर्स बी कॉमा ए नहीं हो सकता, मतलब इट इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। आई बात समझ में? तब भी ठीक है, अगर इक्वल नहीं होता तब भी एंटीसिमेट्रिक हो जाता, है ना। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि वन कॉमा वन उसके अंदर एग्जिस्ट करे ही, नहीं भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन नहीं होना चाहिए बस, ठीक है।
चलो मैं दो तीन सेट लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन से हैं कौन से नहीं हैं, ठीक है। एक सेट तुम्हें ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एक रिलेशन आर दिया हुआ है ए बी ए सी, ए बी ए सी, बी सी सी ए, बी सी सी ए, सी बी सी सी, ठीक है। दूसरा एक रिलेशन R2 है ए बी बी ए बी ए सी सी ए सी सी ए, R3 है ए बी सी सी ए बी सी ए। बताओ फर्स्ट वाला। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी और सी सी होना चाहिए था, तो ए बी और सी सी है, उसके अलावा कोई एलिमेंट हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले वाले के लिए अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ए बी है और बी ए नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं है, ए सी है, ठीक है। गलत साबित करने की कोशिश करना है ना, सही साबित नहीं, गलत ढूंढो, गलत ढूंढो कि नहीं है। हमें पहले ये दिमाग में बैठा लो कि ट्रांजिटिव नहीं है ना। बी सी और सी ए, तो फिर बी ए होना चाहिए, बी ए नहीं है, ठीक है। बी के साथ सी है, सी के साथ ए है, लेकिन बी के साथ ए नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। पहले दिमाग में बैठा लो कि नहीं है, उसके बाद अगर उसको नहीं साबित कर पाओ तब उसको सही मानना। सेकंड वाले में रिफ्लेक्सिव की बात करें, नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ए बी सी सी नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, ए बी है, बी ए है, ए सी है, सी ए है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करें, ए बी ए, लेकिन ए नहीं है, ए के साथ बी के साथ ए, लेकिन ए के साथ ए नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरे वाले को देखें, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं क्योंकि ए बी सी सी नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, ए के साथ बी है लेकिन बी के साथ ए नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखें तो ए के साथ बी के साथ सी, लेकिन ए के साथ सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। कौन सा वाला? R3 एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, ए के साथ बी है, बी ए नहीं है, हाँ एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। R2 एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए सी और सी ए दोनों है, और R1 भी एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि ए सी है और सी ए भी है। तो एंटी सिमेट्रिक अगर मैं देखूं, एंटी सिमेट्रिक भी लिख लो, तो अगर एंटी सिमेट्रिक अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला भी नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, फोर्थ वाला है, थर्ड वाला सॉरी। दिमाग में कुछ घुसा, समझ में आया? इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है वो, तो उसके आगे हमें सोचना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें हमें प्रूफ करके देखनी है, अगर उसमें से एक भी चीज हमें समझ में आ गई कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस
रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, है ना। देख लो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive, symmetric and transitive। देखो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये थिंकिंग वाले टॉपिक्स हैं। जो अच्छी थिंकिंग रखता है, सोचने की क्षमता रखता है, उसको ये टॉपिक्स बहुत इजी लगेंगे। चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, सेट के टॉपिक्स हुए जिसमें थिंकिंग लगती है ना। जो मैथमेटिकल दिमाग से ही सिर्फ चलता है, उनको कैलकुलस वाला पोर्शन तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें सीधे हिट एंड सीधे फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, धड़ 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 चालू हो गए, कोई दिमाग लाने। तो उसमें सोचना नहीं पड़ता है। सोचना सिर्फ क्या पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। दिमाग तो हर जगह लगेगा, ठीक है, लेकिन इसमें इमेजिनेशन बहुत ज्यादा लगता है। इनमें क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में क्या है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। सारा खेल इमेजिनेशन पर ही है। जो जितना अच्छा इमेजिन कर पाएगा उतने एक्यूरेटली आंसर निकाल पाएगा। तो उन लोगों को ये टॉपिक टफ लगता है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया हो, वो दोबारा से इस वीडियोस को देख लेना, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, जैसे कि चैट में देखा कुछ के मैसेजेस आ रहे हैं, आज बहुत समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, और कुछ का सब ऊपर से चला गया, ठीक है। तो दोनों चीजें होती है। तो उसका रीजन क्या है, अगर तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं इसमें कोई फॉर्मूला बता दूंगा और उस तरीके से सॉल्व करना है, अगर ये सोच के क्लास अटेंड करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। सारा खेल इमेजिनेशन का है, कितनी तुम्हारी थिंकिंग है, ठीक है ना। ये थिंकिंग्स के ऊपर है ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो अब तुम्हारे पास टारगेट ये है। अभी इसका पोर्शन अभी मैं कल और करवाऊंगा कुछ टॉपिक, ठीक है। जैसे कि इक्विवेलेंस क्लास मुझे बतानी है, और वॉर्शल्स एल्गोरिथम बतानी है। ये एक दो पॉइंट्स में तुमको और बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा जो रिलेशन है 12th वाला भी वो खत्म हो गया है। तो आज का तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि 12th क्लास की आर डी शर्मा की वॉल्यूम 1 से रिलेशन वाला पार्ट खत्म कर लो, ठीक है। 11th वाले से कल तक खत्म हो गया था, 12th वाले से आज खत्म हो गया है, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।